10 मई 1898 सोलोमन, अलास्का। एक छोटी सी फिशिंग विलेज के पास एक नई जिंदगी का जन्म होता है। एक छोटी सी लड़की जिसे लोग एडा कहते हैं। वो जगह सिर्फ खुले प्लेन्स और माउंटेन्स से घिरी थी, जहाँ सर्वाइवल का मतलब सिर्फ शिकार और टफ स्किल्स सीखना था। स्कूल्स वहाँ नहीं थे, सिर्फ नेचर और हर्ष रियलिटी थी। लेकिन एडा के पेरेंट्स कुछ अलग सोचते थे। उन्होंने डिसाइड किया एडा सिर्फ जंगल की औरतों की तरह नहीं बढ़ेगी, बल्कि पढ़ाई और लाइफ स्किल्स दोनों सीखेगी। और ये छोटी सी लड़की जो अभी सिर्फ 8 साल की थी, बनी एक ऐसी औरत जो आर्कटिक के बर्फ से भी ज़्यादा रूथलेस और डिटरमाइंड थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। वो अपने बच्चे को एक ऐसी बीमारी से बचाना चाहती थी जिसका इलाज सिर्फ उसके आर्कटिक जाने से ही पॉसिबल था। वो जगह जहाँ हर तरफ जहाँ तक नज़र जाए सफ़ेद बर्फ और चुरी जैसी चुभने वाली तेज़ और ठंडी हवाएं चलती है। मैं हूँ मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। सोलोमन, अलास्का के हर्ष लैंडस्केप में एडा का चाइल्डहुड सिंपल और डिसिप्लिन था। स्कूल जहाँ पढ़ाया जाता था वहाँ उसने इंग्लिश, बेसिक कुकिंग और बाइबल रीडिंग सीखी। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकती। 8 साल की एज में एडा के फादर फूड पॉइजनिंग की वजह से अपनी जान हार देते हैं। मदर ने एडा और उसकी छोटी बहन रीटा को मिशनरीज के हवाले कर दिया। लाइफ ने एडा को सिखाया कि सर्वाइवल सिर्फ स्किल्स से नहीं, डिटर्मिनेशन से आती है। 16 साल की एडा ने एक लोकल लड़के जैक ब्लेक से शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे जैक की क्रूरटी एडा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। फिजिकल और इमोशनल एब्यूज, भूख और टॉर्चर और 3 बच्चे, जिसमें से 2 की जिंदगी शॉर्ट और एक को क्रोनिक इलनेस ने अफेक्ट कर दिया। 1921 में एडा और जैक अलग हो गए। एडा अकेली थी अपने छोटे से बेटे बेनेट के साथ। पैसे और रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक मदर का डिटर्मिनेशन। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बच्चे का इलाज किसी भी हाल में करेगी, और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया और काम ढूंढने और पैसा कमाने के लिए निकल गई। उसे जो भी काम मिलता थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए कर लेती थी। 1921 आर्कटिक एक्सपीडिशंस के टाइम कैनेडियन एक्सप्लोरर स्टीफनसन एक रिस्की प्लेन बना रहे थे। रेंगाल आइलैंड, एक सेफ स्पॉट आर्कटिक में, जहां ह्यूमंस 1 साल सरवाइव कर सके। वो मानते थे कि आर्कटिक के जानलेवा ठंड में भी इंसान जी सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं। उन्होंने इस एक्सपीडिशन के लिए 4 लोगों को सिलेक्ट किया। उनको एक फीमेल टेलर की ज़रूरत थी जो इंग्लिश जानती हो और हेवी क्लोथिंग और सर्वाइवल गियर सिल सके। एडा को ये जॉब पसंद आई क्योंकि सैलरी $50 पर मंथ थी, जो आज के हिसाब से लाखों रुपए बनते हैं। अगर वो सरवाइव कर गई और पैसा कमा लिया, वो अपने बेटे का ट्रीटमेंट कर पाएगी। 9 सितंबर 1921 एडा, एलन, फ्रेड और मिल्टन शिप सिल्वर वेव पर चढ़कर आर्कटिक के लिए निकल रहे थे। थोड़ा बहुत राशन जो कि सिर्फ सफ़र के लिए था। पहुंचने के बाद उन्हें खुद ही खाना ढूंढना होगा। उन्हें लगता था कि जिस डेस्टिनेशन पर वो जा रहे हैं वहाँ बहुत खाना होगा, शिकार मिलेगा, मगर इनकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। 15 सितंबर 1921 शिप अपनी मंजिल पर पहुंच गई। सिलेक्टेड लोगों को वहां उतारा जाता है और कैप्टन शिप को वापस घुमा लेता है, क्योंकि उन्हें वापस लेने के लिए शिप अगले साल समर में ही आएगी। तब तक उन्हें खुद ही सरवाइव करना होगा। उनके पास कॉन्टैक्ट के लिए भी कुछ नहीं था। स्टीफनसन आर्कटिक के इस हिस्से को इंसानों के रहने लायक बनाना चाहते थे। वो प्रूव करना चाहते थे कि इंसान यहाँ भी जिंदा रह सकते हैं। शुरू में एडा को रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। क्रू उसे अटेलर के नाम से ट्रीट करते थे। काम ना करने पर उसे पूरी रात बाहर ठंड में बांध कर रखते थे। एक दिन एडा के फ्रस्ट्रेशन ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। जुलाई 1922 लोड नाइट में स्कर्वी के सिम्टम्स दिखने लगे। दांत ब्लीड करने लगे, जॉइंट में पेन होने लगा। स्कर्वी वो बीमारी है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है और अक्सर सर्वाइवल केसेस में आम होती है।
फूड शॉर्टेज, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बुलेट्स का ख़त्म होना हंटिंग को और टफ बना रहा था। जनवरी 1923 सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई। क्रू का एक मेंबर डिसेबल हो गया। अब क्रू बिल्कुल टूट चुका था। लॉर्ड नाइट की ये हालत देखकर क्रू ने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि 2 साल गुजरने वाले थे और अब तक कोई शिप उन्हें लेने नहीं आई थी। जो शिप उन्हें वापस लेने जा रही थी वो रास्ता बंद होने की वजह से वापस लौट गई, क्योंकि बदकिस्मती से इस साल समर में भी बर्फ़ नहीं पिघली थी। लॉर्ड नाइट जो चलने के लायक नहीं थे उसे एडा के हवाले करके एलन, फ्रेड और मिल्टन मदद के लिए निकल गए। उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे और कब तक पहुँचेंगे। बस अब उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उनके जाने के कुछ दिन बाद लॉर्ड नाइट अपना दम तोड़ देता है। अब एडा बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक बिल्ली थी और अपने बेटे से मिलने की उम्मीद। पर टाइम गुजरने के साथ एडा ने सरवाइव करना सीखा। आर्कटिक के ठंड में आग जलाना सीखा, वुड कटिंग सीखी, हंटिंग सीखा और हत्ता के एक औरत के लिए इम्पॉसिबल काम भी कंप्लीट कर दिया। वो अब पोलर बियर्स का भी शिकार करने लगी थी, जो उसके मेल क्रूज मिलकर भी नहीं कर पाते थे। एडा सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए जी रही थी। 20 अगस्त 1923 एडा 40 केजी की हो चुकी थी। अब उसमें कोई हिम्मत नहीं बची थी। फाइनली एक हॉर्न सुनाई देती है। आखिरकार पूरे 2 साल बाद रेस्क्यू शिप उन्हें लेने आई थी। पहुंचने पर पता चलता है कि सिर्फ एडा ही जिंदा है। बाकी क्रू शायद आर्कटिक में ही मारे गए। उनकी ना कोई लाश मिली, ना कोई निशान। बस वो आर्कटिक के बर्फ में ही खो गए और कभी नहीं मिले। एडा वापस नोम आई और अपने बेटे का ट्रीटमेंट करा पाई। सोसाइटी ने उसकी स्ट्रगल को इग्नोर कर दिया और स्टीफनसन ने इस पूरी स्टोरी पर एक बुक भी लिखी, जिसने लाखों रुपए कमाए, पर रेवेन्यू में से एडा को कुछ नहीं दिया। लेकिन एडा खुश थी क्योंकि उसका बेटा जिंदा था और उसका प्रॉमिस कंप्लीट हुआ। बेनेट का लाइफ अब भी इलनेस से अफेक्टेड था और 1972 में उन्होंने लास्ट ब्रेथ ली। एडा ने 1985 में दुनिया को अलविदा कहा। एक औरत जो अकेली थी, एक मदर के लव और डिटर्मिनेशन ने दुनिया के टफेस्ट एनवायरनमेंट को हरा दिया और दुनिया के सबसे लॉन्ग सर्वाइवल में अपना नाम शामिल कर दिया। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।